प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राणा मैथ बहरामपुर पर। तो बच्चों, वीडियो बहुत दमदार होने वाली है और धमाकेदार होने वाली है, और मैं गारंटी के साथ इस बात का वादा करता हूं कि अगर ये वीडियो तुमने पूरी देख ली बच्चों, तो आने वाली 27 तारीख को मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा 12th क्लास का, उसे आप बढ़िया ढाल छाप दोगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना दिमागे कातिल में है। तो बच्चों, मेहनत तो एक अलग बात है, लेकिन अब तुम्हें एक रास्ते दिखाने वाली बात है कि कैसे कैसे तुम्हें पेपर करना है और उसमें क्या करना है। बच्चों, सबसे पहले तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आए तो उस क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ना है और उनमें वे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो तुम्हारे पे अच्छे से आते हों। तो स्टार्टिंग में वे ही क्वेश्चन तुम्हें करने हैं जो तुम्हारे पे अच्छे से आते हों, क्योंकि यदि तुम और क्वेश्चन के चक्कर में पड़ गए तो जो तुम्हारे पे क्वेश्चन आ रहा है या क्वेश्चन बन रहा है तुम उसे कर नहीं पाओगे। तो पहले वे क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो जो तुम्हारे पे अच्छे से आते हैं, और प्रश्न संख्या और खंड संख्या तुम्हें उस पर डाल देनी है। और मैं पेपर का जो टाइटल है वो बता के चल रहा हूँ, और पेपर की क्या क्या शर्तें हैं उसे बता के चल रहा हूँ। ठीक है, जो पेपर की शर्तें हैं, मेरे पास जो है 2022 का पेपर है। इसकी जो समय अवधि है 3 घंटे 15 मिनट है और पूर्णांक 100 अंक का है। इसमें दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब इसके निर्देश, पहला निर्देश है इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न हैं। नंबर 2 पर है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नंबर 3 पर प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। नंबर 4 पर शर्त है कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। नंबर 5 पर प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। नंबर 6 पर दिया है कि जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं खंड कैसे। इसमें दिया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स कोष्ठ के अंदर -2 का मान बराबर है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, इसमें यहाँ लिखना है tan इनवर्स और √3 के स्थान पे tan की वैल्यू tan पाई रेडियन/3 माइनस sec इनवर्स लिख लो पहले। तो sec इनवर्स माइनस का निशान लगा लो, और 2 किसका मान है sec पाई रेडियन/3। अब थोड़ा ये ध्यान रखना है, जब हम tan इनवर्स के लिए बात करेंगे तो इसका जो अंतराल बनता है वो खुला अंतराल बनता है -पाई रेडियन/2 कोमा पाई रेडियन/2 के मध्य कौन होना चाहिए। जब हम sec के लिए बात करते हैं तो इसके लिए खुला अंतराल 0 कोमा पाई रेडियन, खुला अंतराल, इनके मध्य मान होना चाहिए। अब देखो, जब हम tan इनवर्स से tan को काट देंगे तो पाई रेडियन/3 अर्थात 60। तो ये चेक करेंगे कि -90 से और 90 के मध्य है, तो हाँ है। तो यहाँ tan इनवर्स से tan कट के पाई रेडियन/3, ये क्लियर हो गया, माइनस का निशान लगा दो। अब यहाँ चेक करते हैं कि 0 कोमा पाई रेडियन के मध्य है, सारे मान क्या है प्लस में है, लेकिन ये माइनस आ रहा, तो माइनस को क्या करेंगे पहले प्लस में चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए sec इनवर्स, तो यहाँ जगह बच्चों sec पाई रेडियन माइनस पाई रेडियन/3 अर्थात sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा। अब थोड़ा ध्यान रखना है, अगर मैं इसकी गुणा कर दूँ 3 पाई रेडियन में से 1 पाई रेडियन घटा दूँ तो 2 पाई रेडियन/3 किसके मध्य स्थित है 0 कोमा पाई रेडियन के। तो यहाँ sec इनवर्स से sec कट जाएगा, तो इस मान को लिख लेंगे बच्चों, क्योंकि टिक मार के क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी करना होता है। तो पाई रेडियन/3 ये वाला यहाँ लिख दिया, माइनस sec इनवर्स से sec कट गया, 3 पाई रेडियन में से 1 पाई रेडियन जाकर 2 पाई रेडियन/3 तो बराबर माइनस के पाई रेडियन/3। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा सही है। इस तरह क्वेश्चन को करना है। इसके बाद खंड ख में मान लीजिए कि समुच्चय n में, तो कैपिटल N है, कैपिटल N का अर्थ है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में जो कैपिटल R दिया है इसका मतलब है
जो हमारा रिलेशन है, किस प्रकार से रिलेशन है कि ए कोमा बी, यानी कि एक युग्म दिया है ए कोमा बी, सच दैट माने होता है ऐसा है कि ए बराबर बी माइनस 2, यानी कि ए जो दूसरा वाला यानी कि इससे 2 कम है, ए इससे 2 कम है और बी बड़ा है 6 से द्वारा परिभाषित संबंध है। तो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से करना है। पहले वाले ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे, यहां दिया है बी 6 से अधिक है तो यहाँ तो 4 ही है बी, तो 6 से अधिक तो है नहीं, तो इसलिए यह तो हो नहीं सकता। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ 6 से अधिक है किंतु ए यहाँ बी से 5 छोटा है, जबकि यहाँ दिया है 2 छोटा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरे में देखो कि बी 6 से अधिक है लेकिन यहाँ तो 6 के बराबर है, तो इसे भी छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ देखो बच्चों, यहाँ दिया है कि 6 से अधिक, तो 6 से अधिक 8 है, और ये भी देखना है कि ए दूसरे वाले यानी कि बी से कितना कम है, 2 कम है, तो इसका मतलब यहाँ जो अंतर आ रहा है वो 2 का आ रहा है, यानी कि ए जो है वो बी से 2 कम है, तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन 4 वो सही है। इस तरह से तुम्हें कर लेना है। इसके बाद दिया है खंड ग में कि 3 गुणा 3, अर्थात 3 गुणा 3 का मतलब है कि इस अवयव में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, कोटि के ऐसे अवयव की कुल संख्या कितनी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी यहां लिख लेंगे है, जबकि प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है, तो यहां प्रविष्ट की संख्या कितनी है 0 1 यानी कि 2, और इसकी कोटि है 3 गुणा 3, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो 2 की घात 3 गुणा 3 2 की पावर 9 इस तरह से डायरेक्ट कर देना है, और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि इसकी 9 बार गुणा कर देनी है। 3 और 3 6 7 8 9, जब इसी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, तो ऑप्शन जो है पहले वाला सही है 512। इसके बाद खंड घ में दिया है कौन सा फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इसमें भी ज़्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शनल टाइप का है, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। इसके जो x बराबर 1 है इसकी वैल्यू रख के देख लेंगे, और जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 बनेगी तो वो अवकलनीय नहीं है। अब यहाँ देखो, पहले अगर हम फंक्शन x यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं तो यह -1, जब इसका मोड बाहर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यह भी नहीं है। और दूसरे वाले ऑप्शन में देखो, यदि x के स्थान पर हम 1 रखते हैं तो 1 में से 1 जाके क्या बना है 0, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि यह अवकलनीय नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन जो है इसका यह सही है। इसके बाद ड में भुजा में 3% की वृद्धि के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन है। तो बच्चों भुजा कितनी दी है x, तो यहाँ लिख लेंगे x में कितने परसेंट की वृद्धि है 3%, तो x गुणा 3/100, और इससे पहले लिख लेंगे यहाँ डेल्टा x जो वृद्धि के लिए डेल्टा x बराबर, तो जब 3 को 100 से भाग करेंगे तो 0.03 x। अब उसने कहा है कि आयतन में सन्निकट परिवर्तन, अब जैसा कि हम जानते हैं कि घन का जो आयतन v बराबर होता है वो भुजा घात 3 यानी कि x की घात 3, तो इसलिए दोनों पक्षों क्या करेंगे बच्चों अवकलन कर लेंगे, तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, क्योंकि परिवर्तन किसके सापेक्ष है x के सापेक्ष, तो यहाँ dx बराबर x की घात 3 का हो जाएगा 3x की घात 2, तो इसलिए अब हमें जो परिवर्तन का जो फॉर्मूला है डेल्टा v इक्वल टू dv/dx गुणा डेल्टा x, तो इसलिए डेल्टा v बराबर, तो dv/dx किसके 3x², तो 3x² गुना, और डेल्टा x के स्थान पे क्या है 0.03 x बराबर, तो इसकी गुणा कर लेंगे तो 0.3 या 9 x की घात 3, तो ऑप्शन जो है इसमें बच्चों कौन सा तीसरा सही है। और यहाँ घन सेंटीमीटर भी लिख लेंगे सामने, तो घन
सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन को इसे कर लेना है। प्रश्न 2 में भी दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न में भी 5 खंड दिए हैं और प्रत्येक खंड जो है वो एक एक अंक का है। तो खंड क इसमें दिया है कि समाकलन dx अपॉन 1 + tan x का मान ज्ञात कीजिए। तो समाकलन dx अपॉन 1 + tan x बराबर समाकलन dx अपॉन 1 प्लस इसे तोड़ देंगे sin x अपॉन cos x, इसके बटे 1 लेके क्रॉस गुणा कर देंगे। तो dx इसके अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, cos x के ऊपर गुणा हो जाएगी। तो cos x dx इसके अपॉन cos x प्लस sin x। तो बच्चों इस तरह की कंडीशन के क्वेश्चनों में करना क्या है कि यहाँ 2 से भाग और 2 से गुणा कर देंगे, ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो 2 से भाग और 2 से ऊपर गुणा, इस तरह से कर देना है। तो 2 cos x dx और इसके अपॉन cos x प्लस sin x बराबर 1/2। तो 2 cos x इसे 2 जगह तोड़ लेंगे, यानी कि cos x गैप देके फिर cos x इस तरह लिख लेंगे, इसके बटे cos x प्लस sin x। अब ये ध्यान रखना है कि cos x के साथ क्या है sin x, तो sin x इसमें जोड़ देंगे प्लस और sin x इसमें घटा देंगे, इस तरह से dx। एक बटे 2, तो एक बार इसके 2 भाग कर लेंगे, cos x प्लस sin x के बटे से ले आऊंगे, फिर cos x माइनस sin x के बटे से ले आऊंगे। तो यहाँ cos x प्लस sin x इसके बटे cos x प्लस sin x dx, फिर प्लस 1/2 cos x माइनस sin x और इसके बटे cos x प्लस sin x dx। cos x प्लस sin x है, cos x प्लस sin x ये कट गया, तो यहाँ आ गया 1/2, तो 1 dx प्लस 1/2। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि अगर मैं cos x प्लस sin x को t मान लूँ, तो जब इसका अवकलन करूँगा तो इसका जो अवकलन है वो इसके अंश में है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ, तो थोड़ा कैलकुलेशन से कर लेंगे इसकी। माना cos x प्लस sin x बराबर t, तो इसलिए cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस के sin x और sin x का cos x बराबर dt अपॉन dx। तो cos x को पहले लिख लेंगे cos x माइनस sin x dx बराबर dt। तो cos x माइनस sin x dx के स्थान पे क्या आ जाएगा ऊपर dt और इसके स्थान पे t। तो यहाँ लिख देंगे ऊपर dt और अपॉन के यहाँ t, इस तरह से। तो बराबर 1/2। अब 1 का x के सापेक्ष करेंगे समाकलन, तो यहाँ x आ गया प्लस 1/2 1/t का हो गया log t और प्लस c। तो बराबर 1/2 x प्लस 1/2 log, और t के स्थान पे क्या रख देंगे, t के स्थान पे रख देंगे cos x प्लस sin x। तो cos x प्लस sin x प्लस c, इस तरह क्वेश्चन को इसे कर लेंगे।
अब देखो खंड ख, यहाँ वक्र दिया है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है कि यह वक्र जो है यह है क्या। तो बच्चों स्पष्ट दिख रहा है कि यह परवलय का समीकरण है और जिसका मुख x अक्ष की तरफ खुला है। हमें उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो y अक्ष और इस रेखा y बराबर 3 से घिरा है। ठीक है, तो बच्चों वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x यह परवलय का समीकरण है और जिसका मुख x अक्ष की तरफ खुला है। हमें ज्ञात करना है y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक ग्राफ या कॉपी पे इस तरह से अक्षों का निरूपण कर लेंगे। x x डैश y y डैश, इसका मुख खुला है x अक्ष की तरफ को, तो यहां परवलय बना लेंगे इस तरह से। रेखा y बराबर 3, तो यहां पॉइंट कर लेंगे 1 2 और 3, जो कि x अक्ष के समांतर रेखा जा रही है, क्योंकि यहां रेखा दी है y बराबर 3 जो x अक्ष के ठीक समानांतर है, और यहां पॉइंट बना लेंगे 1 2 3 इस तरह से। अब इसके बाद बच्चों ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें कि जब यहां y बराबर हमने 3 लिया तो इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये वाला, यहां ध्यान देना है हमें। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0,3। अब इस सवाल के अनुसार थोड़ा फोकस करना है कि हमें y अक्ष, परवलय और रेखा इसके द्वारा जो घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल है यह ज्ञात करना है, ये वाला भाग इस तरह से। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है, क्योंकि जो क्षेत्र का फैलाव है वो y की डायरेक्शन में है, तो इसलिए जो क्षेत्रफल बनेगा a समाकलन जो इसकी सीमाएं हैं 0 से और 3, 0 से 3 x dy, तो 0 से 3। अब थोड़ा ध्यान रखना है कि इसी से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें x का मान किसके पदों में लेना है, y के पदों में लेना है, क्योंकि इसका जो फैलाव है वो y की डायरेक्शन में है। तो यहां देखो इसमें चूंकि x बराबर बन रहा है यहां y स्क्वायर के बटे 4, तो जहां x है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर बटे कितना 4, और यहां आ जाएगा dy। तो 1/4 कॉमन, 0 से 3 y स्क्वायर dy। तो 1/4 इसका समाकलन कर लेंगे, y की घात 3 और बटे 3। समाकलन के लिए फॉर्मूला है समाकलन x की पावर n dx, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसकी सीमाओं को रख लेंगे, निम्न सीमा कितनी 0 और उच्च सीमा कितनी है 3। तो 1/12, एक बार y के स्थान पे 3 की घात 3 और 0 की घात 3 इस तरह से। तो 1/12, तो 3 3 होती है 27, तो 3 चौक 12 और 3 नम 27, तो 9/4 वर्ग इकाई।
अब खंड ग में दिया है अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर x जमा 1 बटे y माइनस 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर अंश में जो बराबर के बाद दिया है x जमा 1 और हर में दिया है y माइनस 2। तो सीधी सी बात है कि हमें dy के साथ y वाले और x के साथ x वाले पद हमें एक साथ लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी क्रॉस गुणा कर देंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 2 dy बराबर x जमा 1 dx। तो अब करना क्या है, इससे आगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन का साइन इंटीग्रल y माइनस 2 dy और इंटीग्रल x जमा 1 dx। तो y का हो जाएगा y स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 का 2y बराबर x का x स्क्वायर बटे 2 और 1 का x और जमा c। इस तरह से कर लेंगे, या y स्क्वायर बटे 2 माइनस x स्क्वायर बटे 2 माइनस x और माइनस के 2y बराबर c। ऐसे भी कर सकते हैं, या प्रत्येक पद में 2 से गुणा कर दो। तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बटे 2 हट जाएगा, इसकी गुणा समझ जाएगी, माइनस के 2x और माइनस के 4y बराबर 2c। इस तरह से क्वेश्चन को इसे कर सकते हैं। अब जहाँ 2c है वहाँ पर हम c ले सकते हैं। अब देखो खंड घ में दिया है सदिशों, यहाँ पर 2 सदिश दिए हैं। पहले वाला सदिश दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरे वाला सदिश है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप के बीच का कोण। तो बच्चों तुम देख रहे होगे कि i कैप j कैप और k कैप है क्या। तो बच्चों ये x अक्ष y अक्ष और z अक्ष पर एकांक सदिश हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए हम क्या करते हैं, माना पहले वाले सदिश को a वेक्टर बराबर क्या लेके चलेंगे, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब b वेक्टर बराबर आ जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। अब बात करते हैं इन दोनों सदिशों के बीच के कोण के लिए। तो हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच के कोण के लिए कोस थीटा बराबर जो फॉर्मूला बनता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर और इसके बटे a वेक्टर का मोड डॉट b वेक्टर का मोड, इस तरह से। तो इसलिए कोस थीटा बराबर, तो इन दोनों सदिशों का ऊपर कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो i कैप का i कैप के साथ, तो 3 एकम 3, j कैप का j कैप के साथ, तो माइनस की माइनस गुणा करें प्लस के, कितने हो गए 4, क्योंकि j कैप डॉट j कैप एक। इसी तरह से k कैप के साथ, तो यहाँ प्लस के 3। a वेक्टर का मापांक i कैप का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस j कैप का गुणांक माइनस 2 तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, k कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर डॉट अंडर रूट, इसी तरह से 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 3 7 और 3 10 बटे अंडर रूट 1 2 दूनी 4 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस 4 और प्लस 1, तो 10 बटे 9 और 4 13 1 14 अंडर रूट 9 और 4 13 1 14, तो बराबर 10 बटे रूट 14 के रूट 14 में, तो 14, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो इनके बीच का जो कोण बना बच्चों, तुम्हें यहाँ नहीं रोकना है, तुम्हें आगे लेना है। यहाँ लिख देना थीटा बराबर कोस इनवर्स
5/7। इस तरह से क्वेश्चन को इसे सोल्व करना है। अब अगला खंड ड है बच्चों, शुरुआत करते हैं। यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां प्रोबेबिलिटी ए की प्रायिकता जो है वो 0.3 है और जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है हो, तो हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों के घटित होने की प्रायिकता। तो जो स्वतंत्र घटना है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, पी ए इंटू पी बी। तो इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो पी ए कितना दिया है 0.3 गुणा और पी बी है 0.6 गुणा कर देंगे 0.6 18, तो इसकी प्रायिकता 0.18 आ गई। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। बच्चों इसमें 4 खंड दिए हैं और प्रत्येक खंड जो है वो 2-2 अंक का है और तुम्हें प्रत्येक खंड जो है वो करना है। खंड क, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर या मझला कोष्ठ a, b सच दैट। तो ये जो युग्म दिया है, क्रमिक युग्म a, b सच दैट ऐसा है 2, तो a माइनस b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो बच्चों पहले नंबर पे हम स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, जहां b है वहां a ले लेंगे, यानी कि दोनों को हमें बराबर दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, a माइनस a बराबर क्या है 0 आया, a में से a घट के 0, तो किससे विभाजित है 2 से, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। इसके बाद नंबर 2, तो थोड़ा ही ध्यान रखना है, जब 2 से विभाजित है तो क्या हुआ स्वतुल्य है, यानी कि शर्त पूरी कर रहा है, यानी कि स्वतुल्य लिख देंगे सामने, स्वतुल्य। इसके बाद अब चूंकि a माइनस बी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो इसलिए अगर मैं a माइनस बी यानी कि इसका उल्टा भी कर दूं, यानी कि b माइनस a, तो यह भी 2 से विभाजित होगा। बस अंतर इतना आ सकता है कि यदि यहाँ a b से बड़ा होगा तो यहाँ धनात्मक वैल्यू होगी और यहाँ ऋणात्मक, लेकिन दोनों ही स्थितियों में यह 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि z पूर्णांक जो दिया है यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह के पूर्णांक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो b माइनस a, b किससे 2 से विभाजित है, तो यहाँ संबंध क्या आया सम्मित। सम्मित। इसके बाद नंबर 3, अब चूंकि a माइनस बी 2 से विभाजित, इसके बाद b माइनस सी यह भी 2 से विभाजित, तो तब अगर इन दोनों को जोड़ के देखें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ b से b कैंसिल, तो a माइनस सी भी किससे 2 से विभाजित, है। तो यहां जो संबंध आया ये आया संक्रामक। ये ध्यान रखना है। तो पहले नंबर पे तुम्हें दोनों बराबर लेके चलने हैं, शर्त पूरी करवा देनी है, स्वतुल्य होगा। दूसरे नंबर पे इनका क्रम सीधा लेना है, शर्त पूरी, और उसका उल्टा क्रम देखना है कि यह शर्त पूरी कर रहा है, क्लियर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखना है तुम्हें, यहाँ ए बी, तो यहाँ पर ए बिलोंग्स टू
जेड के लिए लेना है, यहाँ पर 2 अवयव लेने हैं और यहाँ पर 3 ए बी और सी। तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। तो जैसे ही हम इन दोनों स्थितियों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या बना, जब a माइनस बी 2 से विभाजित है, b माइनस सी भी 2 से विभाजित है, तो इन दोनों का योगफल यानी कि a माइनस सी भी 2 से विभाजित है। तो यह संबंध भी क्या हुआ, संक्रामक। तो इस तरह क्वेश्चन जो है बच्चों, जहां पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, यहाँ पर तीनों स्थितियां बनती हैं, तो यह क्या है, तुल्यता संबंध है। तो यहां लिख देंगे अतः यह एक तुल्यता संबंध है। अब खंड ख, यदि अवयव a बराबर, अवयव के जो पहली पंक्ति के जो अवयव हैं वो 1 2 और दूसरी पंक्ति का अवयव 4 2, तो दिखाइए कि, तो आइयो तो बच्चों अब खंड ख की शुरुआत करते हैं। यदि अवयव a बराबर, अवयव के अवयव दिए हैं पहली पंक्ति के 1 2 और दूसरी पंक्ति के 4 2, तो दिखाइए कि 2a का डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालनी है बराबर 4a की डिटरमिनेंट्स वैल्यू के बराबर है। तो यहां पर हल कर लेंगे। तो चूंकि अवयव a बराबर 1 2 4 2, तो हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए 2a यानी कि इस अवयव के प्रत्येक अवयव में हम 2 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 2a लिख देंगे क्योंकि यहां 2a लिखा है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड, तो 2a का सारणिक मान डिटरमिनेंट्स वैल्यू, तो इसकी क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 2 चौक 8 माइनस 8 चौक 32, तो इसे घटा लेंगे तो माइनस कितना 24। अब राइट हैंड साइड के लिए 4a का सारणिक मान, अब चूंकि a का डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या बनेगी, इसे क्रॉस गुणा कर लेंगे। a के डिटरमिनेंट्स वैल्यू के लिए 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो 2 माइनस 8, तो माइनस के कितना 6, तो इस 6 को यहाँ रख देंगे इसमें। तो इसलिए 4a का सारणिक मान बराबर 4 गुना माइनस 6, 6 चौक 24। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। तो आइए बच्चों खंड ग की शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है कि x के सापेक्ष x की पावर sin x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे माना y बराबर x की पावर sin x। तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम x के सापेक्ष जो अवकल गुणांक ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आधार में भी यह दिया है और इसकी जो पावर में है वहाँ भी x दिया है, यानी कि दोनों वेरिएबल इसके आधार में उसमें दिए हैं घात में। तो ऐसी स्थिति जब यहाँ बनती है तो यहाँ पर f1x की पावर f2x वाली, यानी कि फंक्शन f1x की पावर f2x, तो जहाँ ऐसी कंडीशन बनती है वहाँ दोनों ओर लॉग लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, ये ध्यान रखना है बच्चों, तो दोनों ओर लॉग लेने पर तो log y बराबर log x की पावर sin x। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि log m की पावर n आए तो n स्टार्ट में आ जाता है, यानी कि n log m। तो अब जहां n है, n के स्थान पे sin x है, तो sin x शुरू में आ जाएगा।
तो log y बराबर साइन एक्स इंटू log x। तो इसलिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसलिए तुम्हें लिख लेना है, बाकी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसे। log y का क्या आ जाएगा, 1/y dy अपॉन dx बराबर, तो यहाँ दो फंक्शन गुणनफल के रूप में है, तो क्या करेंगे, पहला न्यूकन्वी साइन एक्स इंटू दूसरे का अवकलन log x का 1/x प्लस अब दूसरे वाला फंक्शन न्यूकन्वी log x इंटू साइन एक्स का कोस एक्स। बराबर, तो साइन एक्स के ऊपर गुणा कर लेंगे साइन एक्स और इसके बटे एक्स प्लस log x इंटू कोस एक्स। तो dy अपॉन dx बराबर इसके बटे y है, तो y की गुणा यहाँ आ जाएगी इसमें, तो y को यहाँ ले लेंगे और इसे ले जाएंगे ब्रैकेट में, ये ध्यान रखना है इसमें। तो साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x इंटू कोस एक्स, तो y के स्थान पर हमें रख देना है y का मान, यानी कि x की पावर साइन एक्स। तो जहां y है वहां आ जाएगा x की पावर साइन एक्स और इसके अंदर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log x इंटू कोस एक्स। इस तरह से क्वेश्चन को इसे कर लेंगे। तो बच्चों अब खंड घ में दिया है किस अंतराल में जो फलन दिया है फंक्शन x बराबर x² माइनस 4x जमा 6 वर्धमान है। तो इसके लिए करते क्या है बच्चों, चूंकि फंक्शन x बराबर दिया है x की घात 2 माइनस 4x जमा 6, तो इसलिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ हो जाएगा f डैश x बराबर x² का 2x और माइनस के 4। तो अब अवकलन करने के बाद हमें क्या करना होता है, f डैश x को हम 0 ले लेंगे, यानी कि f डैश x बराबर 0 लेने पर तो इसलिए 2x माइनस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर 4 और x बराबर कितना आ गया 2। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक हम संख्या रेखा खींच लेंगे और जहां x का एक मान आया तो इसके लिए यहां हम इस तरह से होल छोड़ देंगे। तो इधर की साइड में दिखाना है प्लस का इन्फिनेटिव और इधर बैक में दिखाना है माइनस का इन्फिनेटिव। अब थोड़ा विचार करो, अब यहां लिख दिया मैंने 2, यानी कि x की एक वैल्यू आई तो यहां 2 लिख दिया। अब थोड़ा यहां ध्यान दो बच्चों, जो तुम्हें ध्यान देना है यहां कि यदि हम f डैश एक्स यानी कि जो फंक्शन जो हमारा अवकलन करने के बाद आया था f डैश एक्स अवकलन होने के बाद, यदि हम ये x से यानी कि 2 से x की जगह कम वैल्यू रखें तो यह ह्रासमाना होगा। देखो, तो इसका मतलब जैसे जैसे इधर चलेंगे तो ह्रासमाना होगा और जैसे ही हम यहाँ इधर को धनात्मक इन्फिनेटिव की तरफ को हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर वर्धमान होगा। जैसे अगर मैं यहाँ रख दूँ 3 तो 3 दूनी 6 में से 4 जाके क्या बचा 2, धनात्मक हुई ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अंतराल है वर्धमान में वो 2 से इन्फिनेटिव यानी कि 2 और इन्फिनेटिव के मध्य यानी कि खुला अंतराल है, क्योंकि 2 तो आने का नहीं, क्योंकि यदि हम 2 को भी लेकर चलेंगे तो जैसे ही यहाँ मैं 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, तो 4 में से 4 जाके बना 0, तो 0 पे ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा, तो इसलिए हमें 2 को छोड़ना होगा। तो 2 और इन्फिनेटिव यानी कि दोनों के मध्य जितने भी नंबर्स होंगे उन पे यह वर्धमान होगा, ये ध्यान रखना है इसमें। तो इसलिए
अंतराल क्या बना, तो इसलिए अंतराल जो इंटरवल होगा, अंतराल ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल है तो छोटा कोष्ठ लगाओगे, 2 कोमा, और जिधर इन्फिनेटिव है उधर भी हम छोटा कोष्ठ लगाते हैं, क्योंकि यहाँ हम इस बात को सोच सकते हैं कि अनंत तक हम नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए क्या है, यह ओपन है, खुला है। तो हमारा जो अंतराल बना 2 कोमा इन्फिनेटिव, तो 2 कोमा इन्फिनेटिव, इसके मध्य में कुछ भी अगर हम नंबर से लेके चलें तो उसके लिए यह जो फलन होगा वो वर्धमान होगा। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो बच्चों इसमें कुल खंडों की संख्या 4 है और प्रत्येक खंड जो है वो 2 अंक का है। तो खंड क से शुरुआत करते हैं इसमें। तो खंड क में दिया है समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां क्वेश्चन को लिख लेंगे, समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 2। तो यहाँ ध्यान देना है हमें कि इसका जो समाकलन का रूप है वो समाकलन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। और ये भी ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ केवल 1 है, यदि 1 से अधिक होता या कम होता तो उसी से हम इसे भाग करते, लेकिन यहाँ स्वतंत्र है, हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 2। तो क्या करेंगे, इसका हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो बच्चों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करते क्या है, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर जमा 2x। तो तुम्हें करना क्या है कि x के गुणांक, x का गुणांक क्या है 2, तो 2 का आधा कर लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 जोड़ने पर और 1 घटाने पर, और बाद में लिख लेंगे +2 जो बचा हुआ है। अब थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये एक फॉर्मूला बन गया और ये वाला भाग इसके साथ दिखा देंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। तो dx अपॉन, अब ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है ये बना x जमा 1 का होल स्क्वायर, और प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का 1 1 का स्क्वायर, इस तरह से कर लेंगे। अब ये जो फॉर्मूला बना बच्चों समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, या कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इसका मान आएगा वो आएगा tan इनवर्स, क्योंकि ए के स्थान पे क्या है 1 है, यानी कि 1/a, तो a के स्थान पे 1 है, इंटू tan इनवर्स x प्लस 1 और इसके अपॉन 1 प्लस c, तो बराबर tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, इस तरह से। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह करना। अब बच्चों खंड ख में दिया है बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें यह ध्यान रखना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे और फिर इनका दिक् अनुपात निकाल लेंगे, अर्थात x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 जो दिक् अनुपात है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यदि पहला बिंदु A -2, 4, -5 और दूसरा बिंदु B 1, 2 और 3। तो बच्चों करते क्या हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। AB √ तो यहां ध्यान रखना है पहले में से पहला घटाना है, यानी कि x2 - x1। तो पहले में से पहला घटा दो, 1 घटने वाला माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 1 जमा 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, दूसरे में से दूसरा घटा दो, 2 - 4 का होल स्क्वायर
तीसरे में से तीसरा घटा दो, 3 जमा 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि घटने वाला यहाँ माइनस है। अंडर रूट 2 और 1 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस माइनस के 2, 2 दूनी 4, 5 या 3 8, 8 8 64, 4 4 8 और 9 17, 7 6 1 7। तो ए बी का मान कितना, अंडर रूट 77। अब यहां पर निकाल लेंगे हम इनके दिक् अनुपात। व दिक् अनुपात, तो ए अर्थात स्मॉल ए अर्थात x2 माइनस x1। तो यहां पहले में से पहला घटा दो, 1 में से जब -2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 जमा 2 यानी कि 3। इसी तरह से स्मॉल बी y2 माइनस y1, यही देख लेंगे। तो y2 माइनस y1, तो यहाँ कितने माइनस के 2 बने थे, तो माइनस के 2। स्मॉल सी z2 माइनस z1, तो 3 और माइनस के 5, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, तो 3 जमा 5 यानी कि 8। तो इसने पूछा है दिक् कोसाइन, तो इसलिए L, इसे हम कोस अल्फा बोल सकते हैं। तो L बराबर क्या होगा, स्मॉल a अपॉन ए बी बराबर स्मॉल a का मान कितना है 3 और ए बी अंडर रूट 77, ऐसे मान रखते चले जाएंगे। m स्मॉल b अपॉन ए बी, तो स्मॉल b -2 अंडर रूट 77, n स्मॉल c अपॉन ए बी, तो स्मॉल c का मान कितना 8 बटे अंडर रूट 77। तो बच्चों ये ध्यान रखना है तुम्हें कि L को हम कोस अल्फा लिख सकते हैं, M को कोस बीटा भी लिख सकते हैं और N को हम कोस गामा भी लिख सकते हैं। और एक बात और बता दूं, यहाँ पर L बराबर जो है, अगर हम a के स्थान पर x2 माइनस x1 और इसके अपॉन अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही b के बटे, ऐसे ही c के बटे, क्योंकि b क्या बनेगा y2 माइनस y1 और c z2 माइनस z1 और बट्टे में ये आता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे दिक् अनुपात हमें प्राप्त हुए, जो कि L M। उसी तरह से हमें दिक् कोज्या प्राप्त हुई, क्योंकि इसने बताया कि दिक् जो कोसाइन है वो ज्ञात करना है। तो L का मान यानी पहले दिक् कोसाइन जो है वो 3 बटे रूट 77 और M का मान -2 बटे रूट 77 और N का मान 8 बटे रूट 70 में प्राप्त हुआ। अब खंड ग में देखो बच्चों, निम्न अवरोधों के अंतर्गत यहाँ पर z बराबर दिया है 3x जमा 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। जबकि जो असमीकाएं दी हैं x जमा 3y छोटा बराबर 60, x जमा y बड़ा बराबर 10 और x छोटा बराबर y और x बड़ा बराबर 0 और y बड़ा बराबर 0। तो बच्चों ये लास्ट में जो दिया है x बड़ा बराबर 0 और y बड़ा बराबर 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्षेत्र बनेगा हमारा वो पहले चतुर्थांश में होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करेंगे क्या इसमें, कि निम्न असमीकाएं जो है ना समीकरण रूप में लेने पर, तो यहां लिख लेंगे समीकरण रूप में लेने पर। तो पहले वाली असमीका की इक्वेशन बना लेंगे x जमा 3y, और जब समीकरण के रूप में लोगे तो यहां बराबर आ जाएगा बराबर 60। दूसरे वाली इक्वेशन हो जाएगी
x जमा वाई बराबर 10। और तीसरे वाली इक्वेशन हो जाएगी x बराबर वाई, और चौथे नंबर पे x बराबर 0 और y बराबर 0, इस तरह से। अब बच्चों समीकरण 1 के लिए हम टेबल बना लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से x और यहाँ y लिख देंगे। अब यदि x बराबर 0, तो जैसे ही मैं x के स्थान पे 0 रखूँगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 20 या 60, यानी कि 20। और यदि मैं y के स्थान पे 0 रखूँ तो x बराबर 60। तो इसलिए इसके बिंदु आ जाएंगे a 0,20, b 60,0। अब लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 के लिए टेबल बना लेंगे। x यहाँ y, तो एक बार x के स्थान पे जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। जब y के स्थान पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी बनी यहाँ 10। तो बिंदु C 0,10 और बिंदु D 10,0। अब समीकरण 3 से समीकरण 3 से तो समीकरण 3 के लिए टेबल बना लेंगे। x y, यदि हम x बराबर 0 लेते हैं तो y 0, और यदि y 0 तो x 0, तो ये क्या आ गया मूल बिंदु। तो यहाँ पर मूल बिंदु D और यहाँ पर मूल बिंदु O लेके चलेंगे। हालांकि E बनता है क्रम में, लेकिन O लेके चलेंगे। O के निर्देशांक 0 0। अब सबसे पहले जो हमने टेबल के अनुसार हम सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे, और उस ग्राफ में हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो सबसे पहले हम उन प्रतिच्छेद बिंदुओं को निकालते हैं। बच्चों पहले ही प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालना है, पहले तुम्हें केवल टेबल बनानी है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ग्राफ बनाना है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो ग्राफ बनाने के लिए हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले अक्षों का निरूपण कर लेंगे। ऊर्ध्वाधर ये y अक्ष है और इस क्षैतिज में x अक्ष है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। तो यहां x x डैश, यहां y y डैश। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को निरूपित कर लेंगे। जो समीकरण 1 में रेखा दी है उस रेखा को बना लेंगे। तो यहां पर 0,20 और 60,10, तो एक बड़ा खाना जो है वो 10 इकाई के लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहां ध्यान दो 0,20 ये y अक्ष की तरफ और यहां x अक्ष की तरफ। तो यहां ले लेंगे इसमें 10 और ये 20। तो यहां लिख दिया पॉइंट A। इसके बाद B पे
60 आ जाएगा, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ बिंदु बी लिख दिया। तो रेखा खींच लेंगे यहाँ। जो बिंदु ए बी से होकर जाती है। इसी प्रकार नंबर 2 पर रेखा का समीकरण x जमा वाई बराबर 10, जो इसके बिंदु दिए हैं सी और डी। अब बिंदु सी और डी से होकर रेखा का समीकरण। बच्चों एक बात और बता दूं मैं कि यहाँ जो समीकरण 1 में x और y दिया है, तो इसका मतलब है कि यह अक्षों को, दोनों अक्षों काटेगी। यहाँ भी x प्लस वाई, तो इसका मतलब है यह भी दोनों अक्षों को काटेगी। ठीक है, तो अब पहले बिंदु सी का निरूपण कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 दिया है, फिर कोमा 10, तो इसका अर्थ यह है कि यह वाई अक्ष पर है। इसके बाद बिंदु डी, यहाँ 10, 0, तो पहले नंबर पे यानी कि यहाँ 10 दिया है और दूसरा सेकंड पे है 0 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यह बिंदु x अक्ष पर है। तो यहाँ मैंने लिखा था यहाँ पहला 10, तो यहाँ लिख देंगे c, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट बनता है 0,10। इसके बाद यहाँ d, बिंदु सी और डी से होकर जाने वाली रेखा को खींच लेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दूसरे चतुर्थांश में जो प्रच्छेद बिंदु है, इसे हमें नहीं ज्ञात करना, क्योंकि यहाँ पहले दिया है कि हमें x बराबर 0 और y बराबर 0 पहले ही चतुर्थांश पे हमें फोकस करना है। तो काम और आसान हो गया, ये हमें प्रच्छेद बिंदु नहीं ज्ञात करना है। अब यहाँ पर प्रच्छेद बिंदु कोई बना नहीं। ठीक है, अब देखते हैं जो रेखा का समीकरण 3 है, यह किससे हो जाता है। तो यहाँ पर रेखा का समीकरण दिया है x बराबर y। तो बच्चों तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब समीकरण का रूप y बराबर mx के रूप का हो, तो यह रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो बच्चों जब हम इसे y बराबर mx के रूप में लेंगे, तो यहाँ m के स्थान पे क्या 1 है, y बराबर x। तो इसका अर्थ यह हुआ जब m के स्थान पे 1 है, अब 1 किसका मान होता है, tan 45 का। तो सीधी सी बात है कि जब रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी, तो ये ठीक बीचों बीच यानी कि दो भाग में 45 कोण को इस तरह से काट के चलेगी। तो यहाँ पर मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा हम इसमें खींच लेंगे। अब तुम इस चित्र पे ध्यान दो। अब तुम्हें बच्चों प्रतिच्छेद बिंदु, दो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने हैं, एक ये पहला प्रतिच्छेद बिंदु और एक दूसरे वाला प्रतिच्छेद बिंदु। किसके द्वारा, जो रेखा दी है y बराबर x की जो रेखा है, इसके द्वारा हमें पहली इक्वेशन है उसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, और दूसरे वाली जो समीकरण है उसको भी, समीकरण ये रेखा का समीकरण है उसको भी यह रेखा को काट रही है। ठीक है, तो बारी बारी से हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्रम में लिख लेंगे इसे। ये वाला जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसे मान लेंगे E, और दूसरे वाला जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसे मान लेंगे F। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, जब हम प्रतिच्छेद बिंदु E ज्ञात करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, तो जब प्रतिच्छेद बिंदु E ज्ञात करेंगे, तो यह प्रतिच्छेद बिंदु किस किस का प्रतिच्छेदन है, रेखा का समीकरण 1 और 3 का, रेखा का समीकरण 1 और 3 का। जब हम प्रतिच्छेद बिंदु D ज्ञात करेंगे, तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह जो प्रतिच्छेदन है वो रेखा का समीकरण 2 और 3 का। तो बारी बारी से हम प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। तुम यहाँ पर इन रेखाओं के नाम लिख भी सकते हो बच्चों, जिससे तुम्हें आसानी हो। जैसे कि मैंने पहले वाली रेखा का समीकरण जो रेखा खींची थी, यहाँ x जमा 3y बराबर 60, तो यहाँ लिख लेंगे x जमा 3y बराबर 60, जिससे आसानी हो जाए। और इसके बाद दूसरे वाली रेखा का समीकरण x जमा y बराबर 10, तो यहाँ लिख देंगे x जमा y बराबर 10। और तीसरे वाली जो रेखा है ये है
y बराबर x, इस तरह से लिखेंगे, x बराबर y नहीं लिख के y बराबर x। तो जब x जमा 3y बराबर 60 ये वाली रेखा आ गई और y बराबर x ये वाली आ गई, तो इसका मतलब है कि प्रतिच्छेद बिंदु जो E ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है कि 1 व 3 से लिखेंगे, 1 व 3 से। तो यहां लिख लेंगे बच्चों 1 व 3 से। तो 1 व 3 से तो करना क्या है, x के स्थान पे बच्चों यहां क्या रख देंगे, y। तो जहां x है वहां y रख देंगे। तो यहां आ जाएगा y जमा 3y बराबर कितना, 60। तो 4y बराबर 60 और y बराबर 15। तो इसलिए अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पर x बराबर y दिया है, तो जो y का माना है वो ही x का होगा। तो इसलिए x बराबर क्या हुआ, x बराबर भी 15 हुआ। तो बिंदु E के निर्देशांक आ गए 15,15। अब इसके बाद बिंदु D के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु D के लिए यही याद कर लेंगे नीचे ही। दो व 3 से तुम यहां लिख भी सकते हो बिंदु E के लिए और यहां बिंदु D के लिए। तो x जमा y बराबर 10 और y बराबर x, दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं। तो क्या करेंगे, y बराबर x है तो y के स्थान पे क्या रख लेंगे, x रख लेंगे। तो x जमा y के स्थान पे x बराबर 10। तो x कितना, 2x बराबर 10 और x बराबर कितना, 2 पंजे 10। अब बच्चों तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि यहाँ भी रख सकते थे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यहाँ भी रख सकते थे। तुम वही बताओ कि पहले x का माना चाहिए y का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जब x बराबर 5 है तो y बराबर भी कितना होगा, y बराबर 5। तो बिंदु D के निर्देशांक आ गए 5,5। अब बात करते हैं बच्चों इनके क्षेत्र की। अब देखना है कि इस रेखा द्वारा जो घिरा क्षेत्र है वो नीचे की तरफ बनेगा या ऊपर की तरफ बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अब हमें असमीका की तरफ फोकस करना होगा। x जमा 3y छोटा बराबर 60। तो बच्चों अगर मैं x के स्थान पे यहाँ 0 रख लूँ और यहाँ y के स्थान पे 0 रख लूँ, तो यहाँ दोनों का योग कितना बन रहा है, 0। तो इसका 0 60 से छोटा है, सत्य है। तो यहाँ लिख लेंगे यदि x बराबर 0 y बराबर 0 तब तो 0 जमा 3 गुणा 0 छोटा बराबर 60। तो यह सत्य है। तो हमने चेक करा है कि क्या इसके क्षेत्र में मूल बिंदु आता है, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। तो जब सत्य है तो बच्चों अगर सत्य है तो नीचे की तरफ को, यानी कि ये निशान लगा देंगे ऐसा, यानी कि ये डाउन की तरफ को ये क्षेत्र बनेगा, ऐसे निशान लगा देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये नीचे की तरफ को निशान इस तरह से। इसके बाद अब x जमा y बड़ा बराबर 10। तो अब यहाँ चेक करना है दूसरी असमीका के लिए कि यदि हम x के स्थान पे 0 रख लें, y के स्थान पे 0, तो वह x बराबर 0 अगर y बराबर 0 इसमें रखते हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 जमा 0 बड़ा बराबर 10। असत्य है क्योंकि यहाँ 0 जो है वो 10 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि इसके द्वारा क्षेत्र जो है वो नीचे को न बन के क्या बनेगा, उल्टा। यदि सत्य है तो नीचे की तरफ और यदि असत्य है तो ऊपर की तरफ, इस तरह से। इसके बाद यहां चेक करेंगे x छोटा बराबर y। यहां ध्यान रखना है इसमें x छोटा बराबर y। तो बच्चों अब बिंदु A यानी कि ठीक इसके साइड में बिंदु A है और यहां जो बिंदु D है, तो हमें चेक करना है कि कौन सा इसे संतुष्ट करेगा बिंदु। जब हम बिंदु A पर ध्यान देंगे तो बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं, 0, 20। तो x के स्थान पर यदि हम 0 रखते हैं, x के स्थान पर यदि हम 0 रखते हैं तो 0 छोटा किससे, y से।
क्योंकि y का मान कितना है यहाँ 20। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो क्षेत्र है, जैसे हमने x का मान 0 रखा तो यह सत्य है, तो यदि सत्य है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह इसी की डायरेक्शन में, यानी कि इसका मतलब है कि यह बिंदु इसमें है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, क्योंकि इस बिंदु के लिए यह जो रेखा का क्षेत्र जो है वो सत्य है, तो इसका मतलब है इसका ऊपर की तरफ बनेगा। अब यहाँ पहले दिया है कि x बराबर 0, y बराबर 0, तो इसका मतलब है कि ये तो पहला चतुर्थांश में ही। तो अब देखो बच्चों, इस रेखा के लिए भी ये, इस रेखा के लिए भी ये, तो ये क्या है, तीनों के लिए कॉमन है, ये वाला क्षेत्र हमारा तीनों के लिए क्या आया, कॉमन आया, ध्यान रखना है इसमें, इस तरह से। तो अब हम इसके मान निकालेंगे। तो अब हम तो यहां लिख लेंगे बच्चों कोणीय बिंदु, और यहां z बराबर, z का मान कितना है, z का मान दिया है 3x जमा 9y। तो बच्चों कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, देखो जो इस क्षेत्र में, यानी कि जो क्षेत्र हमने प्राप्त करा है इसके आसपास के बिंदु, जैसे a बिंदु हमारा, उसके बाद यहां पर जो बिंदु दिया है ये वाला जो है बिंदु, ये हमारे पास जो बिंदु आया था ABC, यानी कि बिंदु C, ये बिंदु C था, बिंदु C भी हमारा कोणीय बिंदु है। इसके बाद बिंदु F भी हमारा कोणीय बिंदु है, और E भी, A C और F E ये हमारे कोणीय बिंदु हैं। तो A के निर्देशांक कितने हैं, तो A का निर्देशांक, तो पहले बिंदु A लिख लेंगे A, तो कोणीय बिंदु A जो है उसके निर्देशांक कितने हैं, क्या है 0,20, तो यहां लिख लेंगे 0,20। दूसरा कोणीय बिंदु प्राप्त हुआ है हमें C, तो C के निर्देशांक हैं, तो C 0,10, तो यहां लिख लेंगे 0,10। इसके बाद इससे अगला कोणीय बिंदु F है, तो F के निर्देशांक, तो मैंने यहां बताया था कि बिंदु E के निर्देशांक है 15 हैं, और F के निर्देशांक जो बनेंगे यहाँ 5,5, तो F का निर्देशांक क्या आया 5,5। बल्कि यहाँ हमने ये बिंदु D तो नीचे की साइड था और ये F ऊपर था, तो यहाँ पर बिंदु F यहाँ लिख लेंगे, मैंने यहाँ पहले D लिख दिया था, तो ये बिंदु F है, क्योंकि बिंदु D तो हमने यहाँ लिख रखा था, तो ये बिंदु F निकाला था मैंने पहले, ध्यान रखना है इसमें। तो F के निर्देशांक आ गया। इसके बाद E, तो बिंदु E के निर्देशांक हैं 15,15। अब इनके मान को रख लेंगे, जो हमारा उद्देश्य फलन है z बराबर 3x जमा 9y, तो यहाँ मान रख लेंगे बारी बारी से, तो 3 गुणा 0 जमा 9 गुणा 20, तो पहला 0 हो गया, और 20 निम्मा 180, तो बराबर 180। दूसरे वाला 3 गुणा 0 जमा 9 गुणा 10, तो 0 जमा 90, तो बराबर कितना 90। तीसरे वाला 3 गुणा 5 9 गुणा 5, तो 3 पंजे 15, 9 पंजे 45 बराबर 60। और तीसरे नंबर पे इसमें मान x और y के मान रखते जा रहे हैं, x का मान ये y का 3 गुणा 15 जमा 9 गुणा 15, तो 15 थी 45 और प्लस 15 निम्मा 135, 180। तो इसने कहा है कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो इन सभी में जो न्यूनतम मान है वो कितना है 60। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे यहाँ, तो इसलिए z मिनिमम 60 बिंदु
5,5 पर। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज रोक दो सर, इस क्वेश्चन की ज्यादा टेंशन थी, ज्यादा पहले। अब अगले क्वेश्चन, टाइम लगा इतना। अब इसके खंड घ में दिया है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। तो बच्चों पहले इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हमने पढ़ा और फिर ये देखा इसमें कि यहां पर हमने जो ध्यान दिया कि बच्चे कितने हैं, 2 हैं, ठीक, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो हमें इतना पता लग गया कि इन दोनों बच्चों में एक बच्चा कम से कम लड़का है। तो कम से कम का जिक्र इसलिए आया है कि कम से कम इसलिए कहा गया है कि एक बच्चा भी लड़का हो सकता है, दोनों बच्चे भी लड़के हो सकते हैं। तो यह तो कन्फर्म है कि एक बच्चा लड़का जरूर है, और हमें ज्ञात करना है दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। तो यहां पर जो प्रायिकता बनी, यहां पर प्रायिकता बनी सप्रतिबंधित प्रायिकता। क्यों? क्योंकि हमें एक घटना का पता लग गया कि कम से कम एक बच्चा यहां लड़का है, और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो घटना का पता होना और दूसरी घटना का ज्ञात करना। तो यहां पर दूसरी घटना पहली घटना के सापेक्ष हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों तुम्हें यह ध्यान रखना है, सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना है कि यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना कि पहला बच्चा यदि लड़का या लड़की है तो उसे कैसे लेके चलेंगे, और यदि दूसरा बच्चा लड़का या लड़की है उसे कैसे लेके चलेंगे। तो यहां लिखेंगे यदि पहला बच्चा लड़का तो इसे लेके चलेंगे B1। तो यदि पहला बच्चा लड़का तो इसे B1 मान लेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला बच्चा लड़की तो इसे G1 मान लेंगे। इसके बाद वह दूसरा बच्चा लड़का तो उसे B2 मान लेंगे, या दूसरा बच्चा लड़की तो इसे G2 मान लेंगे। क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि जो लड़का है वो पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है। तो अब हमें जो प्रतिदर्श समिष्ट लिखना है कि जो टोटल संभावना है वो क्या हो सकती हैं। तो इसलिए जो प्रतिदर्श समिष्ट है वो लिख लेंगे पहले। क्या पता दोनों बच्चे लड़के हों, पहला बच्चा लड़का हो दूसरा बच्चा लड़का हो तो B1 B2, क्या पता पहला बच्चा लड़का हो और दूसरा बच्चा लड़की हो तो B1 G2। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बच्चे लड़की हों तो G1 G2। ऐसा भी हो सकता है कि पहला बच्चा लड़की और दूसरा बच्चा लड़का। तो इसमें बच्चों सभी तरह घटना आ गई। तुम दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, पहला बच्चा लड़का दूसरा लड़की हो सकती है, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, मतलब सभी तरह की घटनाएं, और पहला बच्चा लड़की या दूसरा लड़का भी हो सकता है। तो यहां NS यानी कि कुल प्रतिदर्श समिष्ट यानी कि NS, तो 1 2 3 4, तो NS का मान कितना आ गया 4। इसके बाद A समुच्चय A के अंतर्गत क्या रखना है, तो इसमें दिया है कि इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो कम से कम यदि है तो पहले एक बच्चा लड़के वाला युग्म लेना है जिसमें, और फिर 2 बच्चों वाले लड़के, क्योंकि कम से कम में ऊपर की तरफ चलेंगे और अधिक से अधिक में नीचे की तरफ चलेंगे।
तो कम से कम का जिक्र है, कम से कम एक बच्चा लड़का। तो यहां ध्यान दो, यहां एक लड़का है, इस वाले युग्म को लेंगे, उसके बाद इस वाले को। तो पहले कम यानी कि एक बच्चों वाले युग्म को लेना और फिर दोनों बच्चों को, क्योंकि कम से कम का अर्थ है कि एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो पहले लिख लेंगे B1 G2 G1 B2, फिर B1 B2। तो इनकी संख्या कितनी हुई? तो NA बराबर 1 2 3। इसके बाद वो कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो इसे समुच्चय किस में रख लेंगे? बी में। तो बी के अंतर्गत, तो यहां दिया है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो सीधे दोनों बच्चों को लड़का कह रहा वो, तो इसमें रख लेंगे दोनों बच्चों को लड़के, यानी कि B1 और B2। तो इसलिए NB बराबर क्या आ गया? 1। अब हमें ज्ञात करना है A इंटरसेक्शन B, यानी कि दोनों की कॉमन घटना। अब देखो, चूंकि A इंटरसेक्शन B, जो दोनों में कॉमन क्या है? B1 और B2 दोनों में कॉमन है, तो यहां लिख लेंगे B1 और B2। तो इसलिए NA इंटरसेक्शन B 1। तो बारी बारी से प्रायिकता, क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो इसलिए P दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो B/A, क्योंकि हमें B ज्ञात करना है और A दिया है, तो यहां लिख लेंगे B/A। B/A सह प्रतिबंधित प्रायिकता है। तो बराबर किसके? यहां जो फॉर्मूला बनेगा, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B और बटे PA बराबर। तो बच्चों PA इंटरसेक्शन B, तो इसके बराबर क्या लिख लेंगे? ये होगा NA इंटरसेक्शन B और अपॉन NS, इसके बटे NA अपॉन NS। तो NA इंटरसेक्शन B क्या है? 1 बटे NS 4। NA कितना है? 3 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल, इसकी प्रायिकता जो है वो 1 बटे 3 आ गई।